सबा इकबाल और आप देख रहे हैं सबा 786 एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे जुर्म के असबाब। तो सबसे पहले आपको मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि काफ़ी दिन जो है वो गुजर गए, बल्कि 2 महीने गुजर गए और मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई थी। तो कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पा रही थी रेगुलर वीडियोस। तो इंशाल्लाह ताला अब रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी या एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड होगी। तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी आज हमने पढ़ना है जुर्म के असबाब और इसके मैंने जितने पॉइंट्स थे बुक में वो सारे मैं लिख चुकी हूँ। तो मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो आप लोग भी इनको देख सकते हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको मैं बुक शो करवा देती हूँ दोबारा से कि ये वो बुक है जो कि आपने परचेज करनी है और ये पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के निसाब के अकॉर्डिंग है। लेकिन बीच में कुछ आपके चैप्टर्स जो हैं वो आप देख लीजिएगा स्टार्टिंग के कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से जो चैप्टर्स हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन सा है, ये सारा आप लोग नोट कर लीजिए, बल्कि यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक नीट सा करके, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपने कौन से चैप्टर्स को तैयार करना है। और आज हम पढ़ेंगे जुर्म के असबाब को। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, जुर्म है क्या और उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके मशर्ती मसाइल क्या है, मशर्ती मसाइल के बारे में भी, जुर्म की वजह से होने वाले मशर्ती मसाइल पे भी नोट लिखें, इसके ऊपर आपका सवाल आ सकता है। और साथ ही उसके आ सकता है कि आप असबाब लिखें या असरात लिखें जुर्म के, या फिर उनके सदेबाब लिखें, सदेबाब के इक़दाम। तो आप लोग क्या करें कि आपने हर चीज़ उसकी रेडी करनी है और नज़रियात आप लोग उसके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं, बुक को ओपन में कर लेती हूँ। ये पॉइंट्स मैंने अलग से करके इसलिए लिखे हैं ताकि आप सबके लिए भी आसानी हो जाए। तो जो पास्ट लेक्चर था मेरा वो लेक्चर नंबर 1 जुर्म के चैप्टर पे, तो उसमें मैंने आपको बताया था जुर्म एक मशर्ती मसला है, ठीक है। और यहाँ से सारा एज इट इज़ रीड करके बताया था ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो जाए और कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए जो कि आपको समझना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं अच्छे तरीके से समझा दूँ। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट्स में पूछ लिया करें। अच्छा जी, बेराह रवी क्या है आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि बेराह रवी क्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बेराह रवी एक्चुअली में होता यह है कि इसको अगर कम उम्र के बच्चे यानी कि नाबालिग बच्चे जो हैं वो अफराद जो नाबालिग हैं वो जुर्म करते हैं, कोई भी ऐसा जुर्म कर लेते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं बेराह रवी। और जो फर्द यानी कि जो नाबालिग बच्चा है, ये नाबालिग लड़की है या नाबालिग लड़का है, तो उसको कहते हैं हम बेराह रू, ठीक है। तो इसकी आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, यही डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। तो ये कुछ मैंने पेन साथ में रखे हुए हैं ताकि आपको मैं पॉइंट आउट करके बता दूं। ये आपने जब नाबालिग उम्र के अफराद जुर्म सरजद करें उन्हें बेराहरू और ऐसे जुर्म को बेराहरवी कहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए चीज़। आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एक्चुअली में इसकी अलग से डेफिनेशन नहीं दी गई, बस इतना ही दिया गया है। तो अगर तारीफ में भी आ जाए तो आपने तारीफ में भी यही लिखना है। और जुर्म के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि जुर्म की तारीफ, जुर्म और बेराहरवी की तारीफ लिखें, तो आप बेराहरू भी बीच में बताएंगे कि बेराहरू क्या है, बेराहरवी क्या है और जुर्म क्या है, ठीक है। ये आपकी अलग अलग डेफिनेशंस हो जाएंगी, इनकी आप हेडिंग दे के लिखेंगे और उसके बाद आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है वो आप लिखेंगे। एक्चुअली में इसके अंदर जो है वो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ा सा मैं रीड करके भी बता देती हूँ कि नाबालिग मुजरिमों की उम्र का तयन हर माशरे में अलग अलग होता है। सबसे पहले तो जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे माशरे में यानी कि पाकिस्तानी माशरे में 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। तो कहीं पे 21 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो नाबालिग होते हैं। ये अलग अलग कंट्रीज में है। तो पाकिस्तान में क्या है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो नाबालिग होते हैं। तो पाकिस्तान में बोर्स्टल जेल लाहौर में वाक़या है, ठीक है। ये आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं। जहाँ ऐसे मुजरिमों को रखा जाता है जहाँ कैदे बामुशक्कत की बजाय उनकी तरबियत और इस्लाह पर जोर दिया जाता है, क्योंकि कम उम्र के बच्चे, नाबालिग बच्चे जो हैं वो जो भी करते हैं वो अनजाने में करते हैं या उनकी तरबियत सही से नहीं होती है या तरबियत में कोताही होती है, जिसकी वजह से वो ऐसे जुर्म जो है वो सरअंजाम दे देते हैं। और जुर्म के बारे में जो मैंने आपको बताई थी डिटेल के कैसे कैसे जुर्म है, ये सारे आप जुर्म की जो इकसाम है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, इन्हें दूसरी जेलों के बड़े मुजरिमों से अलहदा रखा जाता है ताकि पक्के मुजरिमों की आदत इन पर असरअंदाज ना हो और जुर्म के माहौल से दूर रहें। अच्छा जी, अब उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये सारा इसमें तरबियत के बारे में है, दीन के बारे में है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको
बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, बजाय इसके कि हर चीज़ आपको मैं एक एक पॉइंट उसका जो है वो समझाती रहूं, एक एक पॉइंट बताती रहूं। तो इस तरह से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप सबके लिए भी, और आप सबके लिए चाहे इतना ना भी हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए यहाँ से और इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जब बच्चा पैदा होता है अपने वालिदैन को देखता है, जो मज़हब उनका होता है, उन वालिदैन का होता है, वही बच्चा भी मजहब इख्तियार करता है। कभी आपने ऐसा बच्चा नहीं देखा होगा कि किसी काफिर के घर में पैदा हो गया हो और वो मुसलमान हो। तो ऐसा नहीं होता। जो पेरेंट्स का दीन होता है वही बच्चे का दीन होता है। हाँ, बाद में चेंज हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें जुर्म के बारे में। तो जुर्म किस तरह से होता है? एक तो ये कि उसकी तरबियत अच्छे से ना हो, कि वालिदैन जो है उस पर तवज्जो ना दें, या उसके आसपास का माहौल अच्छा ना हो, वहाँ से देख के वो सीख जाए, या माँ बाप में बहुत झगड़ा हो और बच्चे जो हैं वो उनको देखें और मार पिटाई देखें, रोज़ लड़ाई झगड़े देखें। तो इस तरह बच्चे की तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, और बड़ा होकर फिर वो अगर उसके दोस्त भी, उनकी कंपनी अच्छी ना हो, यानी कि जिस कंपनी में वो उठता बैठता है वो अच्छी ना हो, और जुराइम जो है इस तरह से फिर बढ़ते हैं। तो तकरीबन इसके अंदर सारा यही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको कंप्लीट रीड करें और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और उसके बाद आ जाते हैं जुर्म के नजरियात पे। जुर्म के नजरियात एक्चुअली में क्या है? जुर्म की वजूहात बयान करने के लिए मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र जो हैं उन्होंने नजरियात बयान किए हैं। अब मकातिब फ़िक्र क्या है ये आप लोगों ने कमेंट्स में नहीं पूछना, क्योंकि इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप लोग एक मरतबा चैनल पे वीडियोस देख लिया करें, तो उसके बाद आप लोग कमेंट जरूर किया करें अगर कोई भी चीज़ फिर भी समझ नहीं आती है। तो जी, क्लासिकी मकतब फ़िक्र जो है इसमें जुर्म के नजरियात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं इसमें। तो टोटल काउंटिंग के हिसाब से तो 5 हैं, ठीक है। और जो 4th वाला है उसके अंदर 3 जो है वो इसकी आगे एग्जाम है। तो सबसे पहले क्लासिकी मकतब फ़िक्र क्या है? अब यहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पे सवाल नहीं आता है। इनका ख्याल था कि इंसान जुर्म के इर्तिकाब इसलिए करता है कि जुर्म करने पर इससे जो लज्जत मिलती है वो इस दर्द से ज़्यादा है जो जुर्म की सज़ा पर उसे हासिल होती है। यानी लज्जत का पहलू दर्द और कुरब पर गालिब है। तो ये आपको मेरे ख्याल से इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने बस ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी कि किसने ये जो है वो स्कूल ऑफ थॉट बनाया और इसकी इब्तिदा कब हुई। बस आपने यहाँ से जो है वो पढ़ लेना कि ये क्या कहता है और ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये क्या कहता है। कि असासी मकतबा फ़िक्र क्या कहते हैं कि उन्होंने जोग्राफियाई माहौल, सकाफत और तरकीब आबादी को जुर्म का सबब बताया। और उसके बाद जो इश्तराकी मकतबा फ़िक्र है वो कहते हैं कि माशरे के इक़्तिसादी हालात जुर्म को मुतासिर करते हैं। उनका ख्याल है कि सरमाया दराना निज़ाम, बेरोज़गारी और दौलत की गैर मसावी तकसीम जुर्म में इजाफा करती है, और ये भी इसके जुर्म के असबाब के पॉइंट्स में आ सकता है। ठीक है, आप बना सकते हैं अगर आपको पता हो कि दौलत की गैर मसावी तकसीम क्या है और बेरोज़गारी क्या है, सरमाया दराना निज़ाम क्या है। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद क्या है? तमसीलाती मकतबा फ़िक्र। तो इसमें क्या है? जराइम के असबाब में हयातियाती और नफ्सियाती पहलुओं को अहम बताया है। तो इसके जो है वो पॉइंट्स आगे ये 3 दिए हुए हैं। इसमें क्या है? हयातियाती अज़ाबी किसी मुजरिम की निशानदेही करते हैं, खासतौर पर चेहरे के असरात जुर्म का इजहार करते हैं। तो उसके बाद क्या है? जुर्म आमतौर पर ज़ईफ़ुल अक़ल लोग करते हैं, यानी मुजरिम पैदाइशी होते हैं। तो ज़हनी आजमाइश में ये है। नफ्सियाती मकतबा फ़िक्र में क्या है? जी, ज़हनी उलझन को जुर्म का सबब करार दिया है इस मकतबा फ़िक्र ने। उसके बाद इमरानी मकतबा फ़िक्र क्या है? ये आप लोग खुद पढ़ेंगे, हर चीज़ जो है वो अब एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी जुर्म के असबाब पे। ये आपको सारा पढ़ना है और सारा पढ़ के आपने अपने अल्फाज में इसको याद रखना है। आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से पॉइंट में कौन सी चीज़ लिखी हुई है। तो आप ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार इसको मैं क्लियरली आपको करके दिखा देती हूँ दोबारा से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स आप लोग देखें, अपने पास रखें, इनको पढ़ें, ठीक है। आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। जो बच्चे कहते हैं या कुछ टीचर्स भी कहते हैं कि आप लोग 2-3 पॉइंट्स कर लें और वो आपका जो पेपर है वो हल हो जाएगा, या फिर आप लोग सिर्फ पॉइंट्स याद कर लें और अंदर का कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
या फिर कुछ जो अकेडमी वाले होते हैं या कोई ऐसे उस्ताद होते हैं जिन्होंने खुद नहीं पढ़ा होता है, तो बच्चों को सलाह दे रहे होते हैं कि आप लोग 4-5 चैप्टर्स यहाँ से कर लें और 2-3 वहाँ से कर लें और एक सवाल उसमें से कर लें, उसमें से कर लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, तो ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के निस्बत जो है वो थोड़ा सा टफ होता है और यूनिवर्सिटी वाले कहीं से कुछ भी पेपर में दे सकते हैं, तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो जी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसलिए जो जुर्म के असबाब हैं वो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो आने तक जुर्म के नज़रियात को, बेरहरवी को, और अगर आपने उससे पहले वाला लेक्चर भी नहीं लिया है तो इसको आपने कंप्लीट ले लेना है, ताकि आपको बाकी आने वाला जो चैप्टर का हिस्सा है वो भी समझ आ जाए और अगले चैप्टर्स में भी आपको मदद मिले। जब आप ये जुर्म वाला चैप्टर कर लेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी समझ भी आ जाएगी। तो आपने अगर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी अपने पेपरों की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। वीडियो बस यहीं तक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।